नमस्कार। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने सचमुच हमारे प्लैनेट के भविष्य को एक नई दिशा दी। मैं बात कर रहा हूं 1992 के उस ऐतिहासिक अर्थ समिट की। तो सवाल यह है कि आखिर 1992 में ऐसा क्या हुआ था कि पूरी दुनिया ब्राजील के शहर रियो में जमा हो गई। ये समिट इतना इतना ज़रूरी क्यों था कि आज भी हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले उस वक्त दुनिया किस चौराहे पर खड़ी थी। फिर देखेंगे कि रियो समिट में हुआ क्या, उसके 5 बड़े आउटकम्स क्या निकले। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो यहीं से निकला, उसको जानेंगे। और आखिर में इसकी आज तक क्या लेगेसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस जमाने के माहौल को समझते हैं। देखिए, दुनिया ना एक तरह से एक चौराहे पर थी और हर तरफ से आवाज उठ रही थी कि अब मिलकर कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए, रियो समिट कोई एक रात में नहीं हो गया। इसकी जमीन काफी पहले से तैयार हो रही थी। सब कुछ शुरू हुआ 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से, जहां पहली बार दुनिया ने माना कि हाँ, एनवायरनमेंट एक ग्लोबल इशू है। फिर 1987 में एक बहुत जरूरी रिपोर्ट आई, आर कॉमन फ्यूचर। इस रिपोर्ट ने तो जैसे सबको जगा दिया और बस इन्हीं सब चीजों ने 1992 के अर्थ समिट के लिए स्टेज सेट कर दिया। अब 1990 का दशक शुरू होते होते कुछ दिक्कतें इतनी बड़ी हो चुकी थीं कि उनसे मुंह फेरना नामुमकिन था। सोचिए, ओजोन लेयर में छेद की बातें हो रही थीं, अमेज़न के जंगल धड़ाधड़ कट रहे थे, क्लाइमेट चेंज के शुरुआती सिग्नल मिलने लगे थे। अब ये सिर्फ साइंटिस्ट्स की बातें नहीं रह गई थीं, ये एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका था। और बस इसी ग्लोबल क्राइसिस के जवाब में हुआ 1992 का अर्थ समिट। वैसे इसका ऑफिशियल नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, या शॉर्ट में कहें तो UNCED। और ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था। इसका स्केल आप सोच भी नहीं सकते। पूरे 172 देशों की सरकारें वहां मौजूद थीं। उस जमाने का ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल सम्मेलन था। इससे पता चलता है कि दुनिया इस मसले को लेकर कितनी कितनी सीरियस हो चुकी थी। तो ब्राजील के रियो शहर में हुए समिट का मकसद बिल्कुल साफ था, एक ऐसा रास्ता खोजना जहां डेवलपमेंट भी हो और हमारा प्लैनेट भी सुरक्षित रहे। मतलब बात सिर्फ पर्यावरण बचाने की नहीं थी, बात थी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को एक साथ लेकर चलने की। अच्छा, तो इतनी बड़ी मीटिंग हुई, इतने सारे देश आए, तो आखिर इससे निकला क्या? चलिए अब इसके 5 सबसे बड़े आउटकम्स पर नजर डालते हैं। वो 5 चीजें जिन्होंने आने वाले कई सालों तक दुनिया की पॉलिसीज को शेप दिया। हाँ, पूरे 5 बड़े अग्रीमेंट्स। और ये ऐसे अग्रीमेंट्स थे जिनका असर आज भी हमारी दुनिया पर दिखता है। तो ये 5 चीजें क्या थीं? एक था रियो डिक्लेरेशन, दूसरा एजेंडा 21 जो कि एक ग्लोबल एक्शन प्लान था, तीसरा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और फिर आई 2 बहुत ही जरूरी ट्रीटीज यानी संधियां, एक क्लाइमेट चेंज पर जिसे हम UNFCCC कहते हैं और दूसरी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। अब यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये पांचों एक जैसे नहीं थे। कुछ तो थे जिन्हें हम कहते हैं नॉन बाइंडिंग, मतलब एक तरह से अच्छी सलाह जैसी बात, मानो तो अच्छा, न मानो तो कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन इनमें 2 ऐसे थे जो लीगली बाइंडिंग थे, मतलब पक्का कॉन्ट्रैक्ट। जिन देशों ने साइन कर दिया उन्हें वो नियम मानने ही पड़ेंगे। तो ये 2 पक्के कॉन्ट्रैक्ट कौन से थे? पहला था UNFCCC। इसका सीधा सा मकसद था हवा में ग्रीन हाउस गैसों को एक ऐसे लेवल पर रोकना जिससे क्लाइमेट पर हमारा खतरनाक असर ना पड़े। आज हम जितनी भी कॉप मीटिंग्स की बात सुनते हैं ना, वो सब इसी ट्रीटी के अंदर होती हैं। और दूसरा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका काम था हमारे प्लैनेट की पेड़ पौधों और जानवरों की वैरायटी को बचाना और यह भी पक्का करना कि इनसे जो भी फायदे हों वो सबके साथ बराबरी से बांटे जाएं। चलिए अब उस एक सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं जो रियो की हर बहस, हर एग्रीमेंट के दिल में था, और वो आइडिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो सबसे फेमस डेफिनेशन है वो 1987 की ब्रंटलैंड रिपोर्ट से आई है। वो कहती है एक ऐसा डेवलपमेंट जो हमारी आज की जरूरतों को तो पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से कोई समझौता ना करे। ये बहुत गहरी बात है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पिलर्स पर टिका है: इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी यानी सामाजिक बराबरी, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। रियो का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, आप इनमें से कोई एक नहीं चुन सकते। असली तरक्की के लिए इन तीनों में बैलेंस बनाना ही होगा। तो आखिर में सवाल आता है कि इस समिट की लेगेसी क्या है?
मतलब रियो 1992 का असर आज भी हमारी दुनिया पर कैसे पड़ रहा है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी विरासत ये थी कि इसने एनवायरनमेंट के मुद्दों को उठाया और सीधा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के सेंटर में रख दिया। अब पर्यावरण सिर्फ एक्टिविस्ट्स का मुद्दा नहीं था, ये फाइनेंस मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग का एजेंडा बन गया। इसी के बाद तो दुनिया भर के देशों ने अपनी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्रीज बनानी शुरू की और एनवायरनमेंट से जुड़े कानूनों को सीरियसली लेना शुरू किया। रियो का असर आज भी बिल्कुल साफ है। आप देखिए, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल हो या 2015 का फेमस पेरिस एग्रीमेंट, ये दोनों उसी यूएनएफसीसी की नींव पर खड़े हैं जो रियो में बना था। और आज हम जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज की बात करते हैं, वो भी सीधे रियो के एजेंडा 21 से ही निकले हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि रियो ने आने वाले समय की लगभग हर ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसी के लिए एक तरह से ब्लूप्रिंट बना दिया था। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक फाउंडेशन। हाँ, ये बात भी सही है कि इस फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाने की स्पीड काफ़ी धीमी रही है और कई वादे आज भी अधूरे हैं, लेकिन जो डायरेक्शन था वो यहीं से तय हुआ था। तो चलिए इस बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। 30 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, क्या हम रियो में किए गए वादों पर खरे उतर पाए हैं? इस सवाल का जवाब शायद हमारे आज के और आने वाले कल के एक्शन में ही छिपा है।